बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद भाविश मुमताज बेग। फर्स्टली विल टॉक ऑन द टेंशन बिटवीन ईरान एंड यूएस। और नाजरीन, जबान आम पे एक ही सवाल है और वो सवाल ये है कि क्या कोई मुआहदा जल्द अज जल्द इन दोनों ममालिक के दरमियान हो जाएगा या नहीं। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन इस वक्त इसराइल को करार दे रहा है, क्योंकि इसराइल ना उस तरह के कंट्रोल में आ पा रहा है। और यहाँ तक हम बात करें कि अगरचे यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट इस वक्त जो वजीर आजम है नेतन्याहू, उन दोनों के दरमियान अगर तल्ख बयानी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई मुस्बत नताइज के लिए दोनों तरफ से पहल नहीं की गई है। तो अब ईरान का मौकफ जो कि वाजियह भी है, जिसके ऊपर ईरान डटा भी हुआ है, क्या मामलात आगे रूनमा होते हैं, कोई मुआहिदा हो पाएगा या नहीं, पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जी अशरफ शरीफ साहब फरमाइएगा, क्या इस वक्त आपको लग रहा है कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम कि कोई मुआहिदा होगा अमेरिका और ईरान के माबैन, या फिर ये चंद हफ्तों की बात है बस। महविश, इसमें जो ताज़ा डेवलपमेंट हुई है ना, आप उसको अगर नज़र में रखें तो फिर वो पहले दिन वाले जो मैं हमेशा तसल्सुल के साथ एक बात कह रहा हूँ इसराइल के हवाले से, तो वो सूरत हाल आज भी हमें दिखाई देगी। 2 दिन पहले इसराइल ने लिबनान के साथ मुआहिदा किया, अमेरिका ने करवाया, और हमें उससे पहले खबर बताई गई मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज से कि जनाब ट्रंप साहब ने बड़ा बुरा भला कहा है नेतन्याहू। और उसके बाद फिर ये भी खबर आई कि दोनों इसराइल और लेबनान जो है वो नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे आमादा हो गए। उसमें लेबनान की तरफ से ये जमानत दी गई कि हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल के लिए कोई नए हमले नहीं करे, और इसराइल ने कहा कि हम अपने सिक्योरिटी के जो दस्ते हैं उनको वापस ले लें। लेकिन उसके फौरन बाद हमें ये दिखाई दिया कि ट्रंप जो नेतन्याहू है, उन्होंने अपनी अफवाज को कहा कि आप रुकेंगे नहीं। अफवाज की पेशकदमी तो जारी है, या तो फिर उन्होंने वो जो किला है उस पे जो कब्जा किया वो छोड़े, फिर अपने पीछे आए, अपनी जो बॉर्डर था उस पे जाए, तो हमें दिखाई दे कि वो अपनी कमिटमेंट में पूरे हैं। लेकिन कहीं पे भी हमें ये दिखाई नहीं दे रहा। और ताजा तरीन बात ये है कि इस सीज फायर के बाद, आज की बात है कुछ देर पहले, कि इसराइल ने दोबारा लेबनान पे हमला कर दिया। वैसे ये क्या बात है, ये किस तरह की गारंटीज हैं, किस तरह के मुआहदे हैं जिसकी पासदारी ही नहीं इसराइल कर रहा। और अमेरिका जो है अपनी तमाम कुव्वत के बावजूद वो गारंटी नहीं कर पा रहा खित्ते के बाकी ममालिक को कि इसराइल को वो रोक सकता है। अब ये या तो मिली भगत है कि अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि एक इस तरह का पोस्टर बना रहे कि खित्ते के ममालिक को बताया जाए कि ये अमेरिका भी नहीं रोक सकता इसराइल इतना खुद मुख्तार, इतना बेकाबू, उसे किसी का डर नहीं, और ना अरबी बरादरी का कोई इतना पावरफुल हो चुका है कि वो अमेरिका को ना कह सके, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ना कह सके। जी, इसी तरह का ये पोस्टर दिया जा रहा है। मैंने ये इसीलिए बात की ना कि या तो ये पोस्टर दिया जा रहा है कि इस तरह की सूरत हाल, और इस पोस्टर के जाहिर है फायदे ये होंगे कि खित्ते के बाकी ममालिक इसराइल की सुपीरियरिटी जो है उसको तस्लीम करना शुरू कर देंगे, उसे एक बड़ी ताकत के तौर पर उसके सामने सरेंडर करेंगे, और उसकी शराइत के मुताबिक इस रीजन के अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो बनेंगे, या नई जो भी पेशरफ्त इस रीजन के हवाले से होगी उसमें इसराइल की मर्जी और खुशी को अहमियत दी जाएगी। एक तो ये है। दूसरा, इस डेवलपमेंट जो हमें दिखाई दी वो अमेरिका के अंदर दिखाई दी कि अमेरिका के ईवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद मंजूर की। 215 के वो जो लोग थे उन्होंने इसकी हमायत की, और 208 जो ईवान नुमाइंदगान के मेंबर थे उन्होंने इसकी मुखालफत की। ये करारदाद जो है ये सदर ट्रंप के जो जंगी इख्तियारात के हवाले से कट लगाती है और कहती है कि ये जंग बंद की जाए। अब इस पे कुछ मुबसरीन जो बहुत जोश के साथ इस सूरत हाल पे तबसरा करते हैं, जाहिर है वो ये कह सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी एक कामयाबी होगी और अमेरिका के अंदर बहुत एक डेवलप होना, प्रेशर, काउंटर प्रेशर जो है वो डेवलप होना शुरू। इस हद तक तो ठीक है कि एक रायमा अमेरिका में जो है वो इसमें ट्रांसलेट होती है, हमें दिखाई देती है। लेकिन जहां तक इस करारदाद के साथ हम बहुत सी तवक्कुआत और बस्ता कर लें तो मेरा ख्याल ये गैर हकीकी होगा। ट्रंप इसे वीटो कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार है कि वो इसे वीटो कर दें, और अगर वो वीटो कर देते तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि इस करारदाद से हमें ये दिखाई देता है कि अमेरिका के अंदर अब अच्छी खासी रायमा जो है वो ये चाहती है कि जंगें बंद हो, खासतौर पे ईरान वाला जो महाज है इस पे बंदिश हो।
फिर अमेरिका के अंदर इसराइल के हवाले से रायमा तकसीम होती हमें पहली दफा दिखाई दे रही है। ये उनकी अवाम की बड़ी तादाद अब ये समझने लगी है कि ये जंग जो है अमेरिका की नहीं है। अगरचे हम पाकिस्तान के लोग तो पहले दिन से ये तज्जिया कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के निज़ाम के अंदर रह के अगर बात की जाए तो वहां ये इसके रियलाइजेशन बड़ी शिद्दत के साथ होने लगी है कि ये जंग जो है ये अमेरिका की नहीं है, ये इसराइल की जंग है और इसराइल ने अमेरिका को इसमें धकेला है। और इस जंग के नतीजे से अमेरिका के अंदर एनर्जी के हवाले से, उसकी मईशत के हवाले से सवाल उठ रहे हैं और सदर ट्रंप के लिए मुश्किलात इसमें बढ़ सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ अभी कबलज वक्त है। इन तमाम मराहिल तक पहुंचने के लिए अमेरिका का सिस्टम बहुत बड़ा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम उनका बहुत बड़ा है, उनके अवामी राय के इजहार का सिस्टम जब पॉलिसी के अंदर ढलता है तो उसे कई मराहल से गुजरना पड़ता है। तो उन मराहल तक आने के लिए भी एक टाइम चाहिए। फौरी तौर पे तो इसका ये हो सकता है कि अगले जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं इसमें ये रिफ्लेक्ट होंगे किस तरह से लोग इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उन पे वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका के जो माशरा है ये इसके अंदर एक डिबेट का शुरू हो जाना ये एक अहम बात है, अहम फैक्टर है और वो डिबेट है। कैन वी अज्यूम कि ये जंगबंदी के जो मामलात के आगे के मराहिल, यानी कि मैं बात कर रही हूँ मुआहिदे की, तो वो जल्द अज जल्द होने के तवक्कुआत हैं या फिर अगेन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम? ये अभी तक मुझे लगता है कि जल्दी वाला बात नहीं है। अगरचे कुछ हल्कों ने पिछली दफा भी ये कहा था, कुछ अर्सा पहले जब अमेरिका के हमले तेज हुए थे तो उनका ये ख्याल था कि जंग बंदी से पहले हमले तेज हो जाते हैं और एक फाइनल पोजीशन लेने के लिए ग्रैब किया जाता है कि मैं ये पोजीशन मेरी होगी, ये मेरी होगी, तो इसलिए हमले तेज किए जाते हैं। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसराइल जो अभी लिबनान की तरफ बढ़ रहा है, तेजी से पेशरफ्त कर रहा है, तो उसके पीछे भी यही है कि अपनी पोजीशन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग कर लिया जाए और लिबनानी कुछ इलाके जो हैं उन पे कब्जा कर लिया जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है, हमने इसी प्रोग्राम में एक बात की थी कि अमेरिका इस रीजन के अंदर अपना अड्डा एक बनाना चाहता है। अब वो जो अड्डे पहले खलीजी ममालिक के अंदर थे वो किस शक्ल में रहते हैं ये कबलज वक्त बात है। वो उनका हजम कम करता है, वहां पे कुछ फैसिलिटीज जो है वो कम करता है या अपनी प्रेजेंस कम करता है, वो किस तरह से करता है ये आगे का सवाल है। लेकिन फौरी सवाल ये है जो उठ रहा है कि अमेरिका अगर इसराइल के अंदर अपना अड्डा बनाता है तो इसराइल इलाकाई तौर पे यानी रकबे के लिहाज से तो बहुत छोटा मुल्क है, तो इसराइल को कुछ मजीद इलाके चाहिए होंगे। तो अमेरिका के साथ उसकी ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि गजा का इलाका जो है, जिस तरह पिछले कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने अनाउंस किया कि गजा का 70% जो एरिया है हम उस पर कब्जा कर रहे हैं। एक तो गजा का इतना इलाका और फिर उसके बाद लबनान के 14 देहात जो थे उनको खाली करने का कहा गया, ये 2 हफ्ते पहले की बात है। फिर उस तरफ इस्राइली अफवाज ने पेशकदमी भी की। तो ये मुझे यूं दिखाई देता है कि इसराइल अभी कुछ अपना इलाके को फैला के वहां पे गुंजाइश पैदा कर रहा है कि अमेरिका का अड्डा बने, और यहाँ पे अमेरिका इस वास्ते खामोश है कि उसे एक जगह मिल रही है यहाँ पे। तो वो जगह चाहिए भी ना, हाँ जगह चाहिए भी, और वो उसको वहाँ के उसके मुतालबात पूरे एक तरह से हो रहे हैं, चाहे वो साइलेंट क्यों ना हो। जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा इसराइल को, हमें लगता है कि इसराइली वजीर आजम को डांटा है सदर ट्रंप ने, लेकिन सदर ट्रंप की अगर पर्सनैलिटी को आप देख लें और नेतन्याहू की पर्सनैलिटी को आप देख लें, दोनों पर्सनैलिटीज के अंदर जो तालमेल है, जिस तरह वो एक दूसरे की बात को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे ये सब हमें दिखाई देता है कि जैसे कोई ड्रामा हमारे सामने रचाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर सदर ट्रंप जो है सख्ती के साथ दुनिया के बाकी ममालिक के सरबराहान से बात मनवा सकते हैं अपनी, अगर वो अपने दरीना दोस्त मोदी को ज्यादा टैरिफ से डरा सकते हैं, चीन के साथ इस तरह से बात कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो चाहें कि इस खित्ते में अमन हो और कोई हतमी मुआहदा यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जो बच्चे मर रहे हैं, जो खवातीन जिस तरह से मर रही हैं, जिस तरह लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है और कत्लेआम हो रहा है, तो ये इंसानी हुकूक के हवाले से दुनिया के लिए एक सवाल है। जंगी जराइम ये हो रहे हैं, तो ये तो सीधा से बात है कि ट्रंप उन्हें बचा पाएंगे। ओके, ऑलराइट, आई गॉट योर पॉइंट। और अब आगे नाज़रीन बढ़ते हैं शोजब साहब की जानिब। शोजब साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन द टेंशन बिटवीन यूएस एंड ईरान?
बहुत शुक्रिया महविश। हम इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जंग के हवाले से बड़े एक फैसला कुन लम्हे पर खड़े हैं। अगर हम ताज़ा तरीन सूरत हाल की तरफ देखें तो जैसे अशरफ शरीफ साहब ने बयान फरमाया है कि लबनान में जो कुछ हो रहा है और ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो कुछ चल रहा है, यहाँ से आगे बढ़ें। आप देखें कि कल सदर ट्रंप ने बात करते हुए कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मुज्तबा खामनाई से मिलूं और मैं उनसे मिल सकता हूँ, बड़े मोहतरम आदमी। और कल मार्को रूबियो ने कहा है कि मुज्तबा खामनाई खैरियत से हैं और हमारे इंटेलिजेंस अंदाजे ये हैं कि अपने मुल्क के जो जंगी मामलात हैं उनको ज़्यादातर वही चला रहे हैं। इसके अलावा कुवैत पर हमला हुआ है, बहरीन पर हमला हुआ है, और उससे पहले ये प्रीटेक्स्ट है उस हमले का कि अमरीकी अफवाज ने ईरान में कशम आइलैंड पर हमला किया है और खार्ग आइलैंड पर हमला किया है। इससे पहले फरवरी से लेकर अप्रैल की 8 तक जो जंग रही है वो जंग टिट फॉर टैट थी। अमेरिका या इसराइल कोई हमला करते थे किसी नौइयत का और ईरान उसके प्रोपोर्शनेट उसी नौइयत का जवाब देता था। अब सूरत हाल इस तरह तब्दील हुई है कि वो अमेरिका में रहने वाले एक मारूफ तज्जियाकार हैं तरीता पारसी, वो ये कहते हैं कि ईरान ने मुज्तबा खामनाई साहब की क़ियादत में ये तय किया है कि अमेरिका के साथ बातचीत और मुज़ाकरात और मसालियत वो किसी तौर फ़ायदा मंद नहीं है। अमेरिका एक बुली है, यानी एक बदमाश है, और अगर उसे आप क्या कहते हैं उसे आप नरमी से बात करते हैं, उसे आप बातचीत करते हैं तो वो अगर आप उसे बैठने की जगह देते हैं तो वो लेटने की जगह घेर लेता है। वो एक ऐसा ऊंट है जो खैमे में घुसता चला जा रहा है। तो अब अब्बास अराक्ची साहब ने भी कल ये बयान दिया है कि हमारी अफवाज पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं और अमेरिका और इसराइल जिस तरह का हमला करेंगे हम उससे ज़्यादा जवाब देंगे। तो वो पारसी साहब ने लिखा है कि अब ईरान अमेरिका के हमलों के जवाब में 1.5 गुना ज्यादा जवाब देता है। और कल जो ईरान ने हमले किए हैं उनमें 17 मिसाइल और 13 ड्रोन कुवैत पर फायर किए गए हैं। इससे पहले जब भी इक्का दुक्का तनाज़ात हुए हैं, झड़पें हुई हैं, उसमें यह कि ईरान की तरफ से एक आध ड्रोन या एक आध मिसाइल फायर किया जाता था, जिसके बारे में यह साफ पता था कि अमेरिका या खलीजी ममालिक का दिफाई निज़ाम उसको रोक लेंगे। इतना बड़ा कुवैत पर हमला करना यह जाहिर करता है कि ईरान ये चाहता है कि उसके चंद ड्रोन और मिसाइल तो जाहिर है रोक लिए जाएं, लेकिन कुछ जाकर ज़मीन पर हिट करें और अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचे। कुवैत और बहरीन में कल परसों होने वाले हमले इसी सूरत हाल का मुंह बोलता सबूत है। एक तो ये कि ईरान जवाबी हमले पहले से या हमलों जो इकदामी हमला किया जाता है उसके दिफा में ईरान का जवाब ज्यादा होता है। दूसरा, ईरान ने एक और कदम बढ़ाया है और शायद ये 47 साल की इस्लामी इनकलाबी हुकूमत की तारीख में पहली दफा है कि नेतन्याहू ने बैरूत पर हमला करने के लिए हुक्म दिया और ईरान ने जवाब में ये कहा कि अगर इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो हम इसराइल के खिलाफ सीज फायर से पीछे हटेंगे, हम लबनान के अंदर इसराइली अफवाज पर मिसाइल मारेंगे और हम शुमाली इसराइल की आबादी को ये कहते हैं कि वो इनखला करें क्योंकि शुमाली इसराइल ईरान के मिसाइलों की जद में आएगा। और अब्बास अराक्ची ने कहा था कि सीज फायर ऑन वन फ्रंट मीन सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स और जंग ऑन वन फ्रंट मीन जंग ऑन ऑल फ्रंट्स। तो लबनान का फ्रंट ईरान के फ्रंट से जुदा नहीं है। यहां से आगे बढ़कर उन्होंने कहा है कि गजा का फ्रंट, लबनान का फ्रंट और ईरान का फ्रंट एक ही जंग है। हम इसराइल को ये धमकी देते हैं कि अगर वो बैरूत की तरफ बढ़े तो ईरान हमले करेगा। हमने देखा कि सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ बातचीत की, वो बातचीत कितनी तल्ख थी वो जानने वाले हमारे दोस्त जानते हैं। एक्सियोस पर रिपोर्ट हुआ है, बहुत ज्यादा तल्ख। बड़ी तमाम जो फाइल्स आपने बयान फरमाया है, इसके साथ मुझे ये भी फरमाइएगा, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट?
व्हाट विल हैपन नेक्स्ट वो तो अल्लाह जानता है, या सदर ट्रंप जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है। हम जो जमीनी हालात हैं उनके मुताबिक देखते हुए ये बता सकते हैं कि सदर ट्रंप ईरान पर माशी पाबंदियां हटाना नहीं चाहते, सदर ट्रंप ईरान के एसेट्स रिलीज करना नहीं चाहते, लेकिन सदर ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाना चाहते हैं, और उसके लिए वो ये कहते हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलें, हम ईरान की नाकाबंदी बंद कर देंगे। कतर ने और ओमान ने ये बता दिया है कि फॉर द टाइम बीइंग हम इस बात पर रजामंद हैं कि ईरान चाहे तो वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से या नेविगेशन या कोऑर्डिनेशन के हवाले से कोई अगर फीस आयद करना चाहता है तो वो फीस आयद करे, और बहुत सारे मुल्क वो फीस देने को तैयार हैं। उनमें जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, इंडिया भी है, वगैरह वगैरह। और ऐसा हो भी रहा है कि हर रोज जो 15, 20, 30 जहाज अपना हुर्मुज से ईरान की मर्जी से गुजरते हैं, उनके बारे में इतलात हैं कि वो ईरान को पैसे देकर गुजरते हैं। तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर अपनी इजारादारी के बाद और बाबुल मंदब की धमकी देने के बाद एक ज्यादा बड़ी स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक पावर के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में उभर कर सामने आया है इस जंग के बाद। अमेरिका और इसराइल को ये अच्छा लगे या बुरा, खलीजी ममालिक को ये अच्छा लगे या बुरा, ये जंग ना होती तो सूरत हाल इस तरफ ना जाती। मेरा ख्याल है कि ईरान की बढ़ी हुई सिफारती ताकत और बढ़ी हुई स्ट्रेटेजिक ताकत को अमेरिका भी अब तस्लीम करते हैं, और अमेरिका इस हैसियत को इसराइल से भी तस्लीम करवा रहा है, और सूरत हाल ऐसी ही कोई बनती हुई नजर आ रही है कि ईरान इस इनकलाबी हुकूमत के साथ मौजूद रहेगा और खित्ते के ममालिक एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जाएंगे। इसी तरह की सिक्योरिटी पैराडाइम बनेगी जिस तरह सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहिदा किया है। कतर, तुर्किया, मिस्र जैसे ममालिक इस मुआहिदे में जंग के फौरन बाद शामिल होंगे, क्योंकि इसराइल ने यह कह दिया है कि शिया ईरान से निमटने के बाद हमें सुन्नी तुर्की से भी निमटना है। तो इसराइल के जो अज़ाइम हैं तोसी पसंदाना, वो किसी से ढके छुपे नहीं। अशरफ शरीफ साहब ने जैसे बयान किया कि लबनान में वो ज़मीन चाहते हैं, शाम में वो ज़मीन चाहते हैं, गज़ा के 70% इलाके पर वो कब्ज़ा करने जा रहे हैं, 60% इलाके पे वो कब्ज़ा कर चुके हैं, लबनान के 20% इलाके पे वो कब्ज़ा कर चुके हैं। दमिश्क से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर के फासले पर इसराइल की फौजी चौकियाँ बन गई हैं। इसराइल अपनी सरजमीन को एक्सपेंड कर रहा है, और ईरान और मुस्लिम ममालिक अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बात सिर्फ फलस्तीन या लबनान या शाम तक महदूद नहीं रहने वाली। इसराइल में सिर्फ हुकूमत की सतह पर नहीं बल्कि जूइश इजरायली पॉपुलेशन की सतह पर ये अब बात लोग मानने लगे हैं कि इसराइल का ये इटर्नल राइट है। वहाँ जो अमेरिका के वो सफ़ीर है माइक हक्सबे, वो भी इस बात के तायद करते हैं कि जी चूँकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तारीखी इसराइल सऊदी अरब तक है और मिस्र तक है और इराक तक है, तो क्या हर्ज है अगर इसराइल ये सारी सरजमीन अपने पास ले ले। एक नई बात जो मैं बताना चाहता हूँ और जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है वो ये है कि अमेरिका में बहुत सारे दिफाई तज्जियाकार शायद ये बात कह रहे हैं, शायद क्या वो यकीनन कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि शायद ईरान ने अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए ये पैगाम भिजवाया है कि खामनाई साहब जिंदा थे, उनका फतवा था कि न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना। ईरान ऑलरेडी सेंट्रीफ्यूजेस रखता है, ईरान ऑलरेडी 60% इनरिच यूरेनियम रखता है। 60% इनरिच यूरेनियम को 90% तक ले जाना और उसे वेपन ग्रेड में कन्वर्ट करना और उससे 1, 2, 3 न्यूक्लियर डिवाइसेस बनाना कोई बहुत बड़ी साइंसी जरूरत नहीं है। इसके लिए ईरान के पास इस सारी सूरत हाल के लिए साइंसी दिमाग भी मौजूद है, सलाहियत भी मौजूद है और शायद अब उनके पास विल भी मौजूद है। और अमेरिका शायद ईरान की इस धमकी को कि वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाएंगे अब संजीदगी से ले रहा है, और इसी संजीदगी का इजहार हमें सदर ट्रंप की बदलती हुई जुबान में नजर आता है कि कुवैत पर हमला हुआ तो उन्होंने कहा ये उस इलाके में जहां ये जंग हो रही है वहां सीज फायर का मतलब ये होता है कि फायरिंग उतनी शिद्दत से नहीं हो रही, तो छोटी मोटी झड़पें चलती रहेंगी। ये ट्रंप हैं जो कहा करते थे कि अगर हमारी अफवाज पर हमला हुआ तो हम ईरान को तहस नहस कर देंगे, ईरान की तहजीब मिटा देंगे, ईरान के पास कुछ नहीं रह गया। सदर ट्रंप ना ईरान
अब हुकूमत खत्म करना चाहते हैं सदर ट्रंप, अब किसी तरीके ईरान से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाकर वहां से निकल जाना चाहते हैं। हमें अंदाजा है कि मशरिक वस्ता के ममालिक से अमेरिका की क़यादत में सिक्योरिटी का जो दिफाई निज़ाम था वो टूट चुका है। अब नए दिफाई निज़ाम तश्कील पाएंगे और बहुत हद तक मुमकिन है कि पाकिस्तान की क़यादत में मशरिक वस्ता के ममालिक जब कोई एक मुश्तरका दिफाई निज़ाम बनाएंगे तो शायद ईरान उसमें शामिल हो जाए। कोई एक मुल्क, जिस एक मुल्क से ये अंदेशा है तो सारी सूरत हाल को खराब कर सकता है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक शॉर्ट से ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे साथ आपकी जानिब बढ़ूंगी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। फॉर पाकिस्तान तो इन दोनों ममालिक की माबैन सालिस का है, लेकिन मुझे बताएं नताइज के हवाले से कब तक अज्यूम करें, कब तक जो है वो इंतजार करें कि मुआहदा होगा, जंगबंदी मुस्तकिल तौर पर होगी और जो मुतालबात थे दोनों तरफा तो वो मुतालबात मान लिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महविश। देखें, दोनों तरफ के जो मुतालबात हैं, अभी अमेरिका के क्या मुतालबात हैं? क्या वो ये चाहता है कि वो नहता हो जाए ईरान? उसके पास जो अपनी ताकत अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको दी है, अगर उसके पास ना होती तो जो हशर गज़ा में ये सारे मिल के कर रहे हैं वो यही चाहता है ना। और जो पीछे उसका उस्ताद है नेतन्याहू, उसके क्या ज़ाइम है? या अमेरिका, ये जॉइंट एक ही चीज़ है। ये इनके फेस जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव, इनकी सोच और इनका जो एक्ट है वो एक ही जैसा है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं। जैसे अभी नेतन्याहू ने कल कहा कि हम लबनान को भी, जो हिजबुल्लाह है उसको भी डी वेपनाइज करना चाहते हैं, असला जो है ना उससे नापाक करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे वो? उसके बाद वही करेंगे जो गज़ा में वो कर रहे हैं। वो यही वो चाहते हैं, डिमांड करते हैं हर उस मुल्क के साथ कि उसके पास कुछ ना और सारा कुछ हमारे पास हो। मेरा ख्याल है कि अमेरिका का ये जंग में आना और उसके मुतालबात बिल्कुल गलत, बेहुदा किस्म के। और वो हम नहीं कह रहे, अमेरिका के अंदर उसकी आला फोर्सेस के लोग जिन्होंने इस्तीफे दिए वो बता चुके हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग नेतन्याहू की जंग है, इसराइल की जंग है, अमेरिकन मफाद में नहीं है। आज अमेरिकन अवाम जो इस जंग का उनके ऊपर असर पड़ रहा है महंगाई की शक्ल में, तो मेरा ख्याल है कि वो जानता नहीं है ट्रंप कि अभी जो करारदाद उसके मुखालफ आई है, तो मेरा ख्याल है उससे उसको एहसास नहीं हो गया होगा कि इसका आगे जाकर क्या बनना है। तो मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया को पता है, लेकिन चूँकि अभी वो शिकस्त खा चुका है, हार चुका है, दुनिया में उसका जो सुपर पावर का एक भरम था वो टूट चुका है, वो अब राय हरब से गर्क हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि अभी वो दाएं बाएं इधर उधर की मार रहा है। और मेरा ख्याल है अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो ताकत, जुर्रत, हिम्मत ईरान को दी है, मेरा ख्याल है कि इसकी जो है ना वो काफ़ी दूसरे ममालिक को करनी चाहिए। उसकी जो है ना वो क्या, वो पैरवी करनी चाहिए आगे बढ़कर, जिनके पास बहुत कुछ अल्लाह ताला ने दिया। और जुर्रत जो है ना वो ईरान वालों से ले लें, हिम्मत ले लें। मेरा ख्याल है अभी ये जो सीज़ फायर के बाद तो उनके जो इत्मीनान है उसकी बातों से आपको अंदाजा लगा कि वो बहुत ज़्यादा अपर चला गया। और यही उसको खौफ मार रहा है अमेरिका को कि ये जितनी खुद इत्मीनान के साथ ये बात कर रही है ईरानी लीडरशिप, तो कौन सी ऐसी चीज़ इनके हाथ लग गई है कि जो थ्रेटन कर रहे हैं। यानी कि ये किसी ने सोचा था कि सुपर पावर को इस तरीके से धमकी देना कि अगर बैरूत की तरफ नेतन्याहू अटैक करने की तरफ जाएगा तो हमारे तमाम सीज़ फायर मुआहदे जो है वो सस्पेंड, हम किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे और हम डायरेक्ट जो है वो अटैक करेंगे। और अमेरिका ने जैसे पहल की तो उसके बाद बहरीन और कुवैत के ऊपर उसका जो काउंटर अटैक किया उनकी बेसेस के ऊपर, मेरा ख्याल है उससे भी उसको सबक आ गया। और वो कर क्या रहे हैं कि अभी कुवैत के जो दूसरे एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर अमेरिकन खुद अटैक कर रहे हैं। और ईरान ने तो बड़ी बाकायदगी के साथ ये बता दिया कि हमने ये अटैक नहीं किया, जब क्योंकि हमारे टारगेट जो है ना जो वो अमेरिकन बेसेस है उनको हम इस खित्ते में नहीं छोड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी जो प्रेशर पड़ता जा रहा है उसकी मिलिट्री के अंदर,
उसकी अवाम की महंगाई और आगे आने वाले इलेक्शन, मेरा ख्याल है कि अभी जैसे अभी अमेरिकन अवाम तो पूछती है ना कि भाई सारा कुछ तो इसराइल को अमेरिका दे रहा है, उनको हर किस्म की सपोर्ट, यानी कि वेपन हो, उसको मिलिट्री इक्विपमेंट हो, उसको पैसा हो, वो कौन देता है? तो फैसले वो कैसे आज़ादा ना कर रहा है? लेकिन चूंकि वो अंदर से एक है, लेकिन अवाम को ये समझ लग गई है कि ये पैसा हमारा है, ऑब्जेक्टिव उसके हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव इससे पहले अगर आवाम को ये बात समझ लग गई है तो मुझे ये बताएं कि जब ये जंग खत्म हुई है तो फिर ये ऐलान किया गया था कि ईरान जीत गया है और अमेरिका हार गया है, तो अब तक के मामलात के तहत भी आप समझते हैं कि ईरान ही जीता हुआ है? ईरान तो फातेह है ना जी, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। वो तो बिलबिला रहा है, उसका भी एंड क्या है, उसका क्या चाहता है, ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? ईरान की तो मुझे आप मान ली गई? नहीं, ईरान के वो माने ना माने, ईरान तो आपने जो है ना अरादू में आज़ाद है, अपनी जो शराइत है उसमें आज़ाद है, वो जो चीज़ें वो रखना चाहता है आपके अपने पास वो उसके पास है, अब नए हरम जो उसके पास है, जो न्यूक्लियर उसके पास है सिस्टम वो उसके पास है, वो मिसाइल प्रोग्राम उसके पास है। अमेरिका के मानने ना मानने से क्या होगा कि वो उस जाके कहे कि इसके पास मिसाइल प्रोग्राम नहीं होगा तो क्या ईरान छोड़ देगा? या अब नए हरम जो कहेगा कि विदाउट एनी जो है वो रिस्ट्रिक्शन आप इसको खोल दो, तो क्या वो खोल देगा? मेरा ख्याल है कि अमेरिका की बातों में अभी वो वजन नहीं रहा, वो बिल्कुल हारा हुआ है। वो अपनी आवाम को जैसे देखो वो इस हद तक आ गया है कि दिन में 4-4, 5-5 पैगाम जो है ना वो एक्स के ऊपर क्यों खुद आकर फ्रंट पे क्यों लड़ रहा है, यानी कि उसके पास बयानियाँ नहीं है, कोई चीज़ उसके पास नहीं है, यानी कि इसको पता चल चुका है कि अभी पीछे उसके जितनी भी जो है लाट पूरी उसकी कैबिनेट हो, उसके वजीर वशीर हों, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि वो सच्चाई का सामना बहुत मुश्किल है। तो अमेरिकन अवाम तो साहब, लेकिन वहाँ तो अकाउंटेबिलिटी का एक निज़ाम है ही है। जहाँ तक भी अभी देखो कि इतने हालात ख़राब कि उसको अपने मिलिट्री चीफ को सैक करना पड़ा और उसके साथ दूसरे जर्नैलों को सैक करना पड़ा। उसके जो एंटी काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे उन्होंने रिज़ाइन किया और बड़ा खुलकर उसने अपना मौक़िफ़ बयान किया, और उसके वज़ीर के जो है ना वो इस्तीफे देकर चले गए। तो उसकी वजह क्या? वजह यही है कि लोग उसके बयानिए के साथ खड़े नहीं हैं और वो सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये झूठ के ऊपर इसका बयानिया है और झूठा इसका जो है ये हमला था, गलत हमला था जिसकी सबने मजम्मत की। मेरा ख्याल है उसके बाद इसने जितने भी ऐलानात किए, ये पीस बोर्ड बनेगा, ये अमन बोर्ड बनेगा, अमन बोर्ड के बाद क्या गजा के ऊपर जो है ना वो दरिंदगी नेतन्याहू की कम होगी, उसका जुल्म और जबर रुका? मुझे बताएं कि जो लोग जाके मेंबर बने उन्होंने पूछा कि भाई आपने जो पीस बोर्ड बनाया है, उसके बाद फिर उसने कहा जी अरब डॉलर जो है ना इसमें सरमायाकारी आएगी, पैसा लोग डालेंगे, 1 टका किसी ने नहीं डाला, क्योंकि अभी इसकी बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं करता कि हर 2 घंटे के बाद इसकी नई बात होती है, पिछली बात भूल जाता है। लोग समझते हैं कि ये दुनिया में झूठा तरीन शख्स है और ये झूठ बोलता है और अपने मफादात, ये तो बड़े बड़े स्कैंडल खुलेंगे कि जब ये चीज़ें झड़ेगी कि ये इस वार में भी इनके फ्रंट मैनों ने जो है पैसा कमा रहे हैं। ये जैसे मांडल कह रहे हैं ना, ये हमारे देखने वालों, हमारे पास तो टाइम नहीं है कि हम 1 घंटा इस मौजू पर बात कर सकें, लेकिन मैं गुजारिश करूं नाजरीन को कि मार्को रूबियो ने कल अमेरिकन सेनेट में पेशी भुगती है 2.25 घंटे की। उसमें एक सेनेटर ने बताया है क्रिप्टो में ये करप्शन कर रहे हैं। अल्बानिया में जेरेड कुशनर और इवानका ट्रंप ने एक जजीरा खरीदा है, उसमें रोथस्चाइल्ड फैमिली इन्वॉल्व है। रोथस्चाइल्ड फैमिली वो है जो इसराइल बनाने में इन्वॉल्व है। रोथस्चाइल्ड फैमिली वो है जो बाल्फोर डिक्लेरेशन के पीछे है। ये वो लोग हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हैं। ये वो लोग हैं जो होली लैंड यानी अर्ज़ मुकद्दस पर कब्जे में इन्वॉल्व हैं। ये वो लोग हैं जो 67-73 की जंग में इन्वॉल्व हैं। तो ट्रंप खानदान पैसे बना रहा है और ये बात अब छुपी बात नहीं है। ये कल अमेरिकन सेनेट में मार्को रूबियो की पेशी के दौरान अमेरिकन सेनेटर्स ने खुलकर सवाल किए हैं और एक साहब ने कहा है कि अमेरिका ईरान से हासिल कुछ नहीं कर सका और सदर ट्रंप ईरान से डील की भीख मांग रहे हैं। ये सारी बात कल अमेरिकन कांग्रेस में ओपन सोर्सेज के सामने डिस्कस हुई है। सदर ट्रंप का खानदान माली तौर पर इंतहाई करप्ट है। सिर्फ माली करप्ट ही नहीं, ये अखलाकी तौर पर भी बहुत करप्ट है, क्योंकि रोथस्चाइल्ड खानदान जेफरी एप्स्टीन के बहुत करीब है। असल में ये एप्स्टीन क्लास है और एप्स्टीन के मामले पर नेतन्याहू ट्रंप को ब्लैकमेल करते हैं। ये वो रिवायती अमरीकी इसराइली हाथ नहीं रहा। यहां तो साफ लगता है कि सदर ट्रंप की कोई
वीडियो या कोई ऑडियो या कोई रिकॉर्ड नेतन्याहू कोई के ऐसा पास मवाद है। मौजूद है? हाँ, कोई ऐसा मवाद। जी, मैं आगे बढ़ूंगी। अब यहाँ पर अशरफ शरीफ साहब की जानिब की, अब नाज़रीन हम इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान में होने जा रहे हैं। अशरफ साहब फरमाइएगा, आपको इल्म है कि ये 5 साल बाद अब आपने अपने वोट के जरिए से एक लीडर का इंतखाब करना होता है। गिलगित बल्तिस्तान इज नोन एज द स्पेशल एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर इलेक्शन के इंतजाम और मामला को आप कैसे देखते हैं? अभी तक जिन दोस्तों से मेरी बात हुई जो वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं इन इलेक्शंस को, आप भी अपने करीब से देख रही हैं, तो मुझे तो उम्मीद होती कि आप भी कुछ हिस्सा डालेंगी और आपसे भी हम सुनेंगे। लेकिन बार अपने हिस्से की मैं जो मेरी है इस पे राय वो मैं देता हूँ कि हमारे सामने जो इत्तलात आई हैं और जो शवाहिद आ रहे हैं उसमें पहली बात ये आई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कुछ जमातों को बहुत खुले दिल के साथ वहां पे वेलकम किया गया, कुछ लीडरशिप वहां पे कुछ जमातों की वो आजादाना अपनी कैंपेन कर रही है, और कुछ लोग जो हैं वो उस तरह से आजादी के साथ ना कैंपेन कर पा रहे हैं और नहीं, कुछ लोगों से मुराद तो तहरीक इंसाफ वाले हैं ना, उन्हीं की सियासी जमात रह गई है जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। जी एग्जैक्टली। और इलेक्शन कमीशन से भी उन्हें उसी तरह की शिकायत हैं जिस तरह के यहाँ पे तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से थी। तो ये तो एक बुनियादी बात है कि इलेक्शन से पहले अगर कोई जमात दलील के साथ ये बात कहे कि मुझे इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो फिर ये जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की कि उसका जो खदशात हैं, जो उसकी शिकायत है, उसका अजाला करे। दूसरी इसके बाद बात आती है कि जो कौमी लीडरशिप वहां पे है, बिलावल भुट्टो अपनी मशीरा के साथ वहां पे गए हैं, मियां नवाज शरीफ वहां पे गए हैं और वुज़रा भी वहां पे मौजूद हैं बहुत से। इन्होंने जो एजेंडा दिया है, जो बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ, वो ये कर रहे हैं कि तरक्की के लिए, बिजली के लिए। तो पिछले काफी अरसे के साथ में तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन्हीं लोगों के पास रही है ना, और जब से सी पैक बना गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत जो है बुनियादी तौर पे उस वक्त तब्दील होगी, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है आपको। और अगर यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए जो एरिया है बुनियादी तौर पे सहूलियत वहां पे नहीं है, जिस तरह के वहां पे तालीम की रेशो है, और वो रेशो सिर्फ इस वास्ते नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये सहूलियत है, वहां के मेहनती लोग पाकिस्तान भर के इलाकों में जाके तालीम हासिल करते हैं, बच्चियां बच्चे एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, उसके बाद कारोबार में। हम देखते हैं कि छोटे छोटे काम वो करते हैं बड़े शहरों में जाके और बड़ी मेहनत के साथ अपना मनवाते हैं अपना। तो इन लोगों को अगर अपने ही इलाके में ट्रेडिंग का रोल दिया जाए, उनको कनेक्टिविटी दी जाए, जो हमारे इंटरनेट की है अच्छी कनेक्टिविटी, वो वहां पे बैठ के इंटरनेट हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं आईटी की वो एक्सपोर्ट कर सके, तो इसके लिए बिजली बुनियादी चीज है और बुनियादी चीज है इंटरनेट कनेक्शन। ये दो अच्छी चीज है। अब आपने मेन जो एरियाज हैं वहां पे उनके पास तो हो सकता है बिजली की सहूलत हो, लेकिन जो मेन से नहीं है। अच्छा साहब, गिलगित इज नोन एज द हेडक्वार्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन 24 घंटे में से बमुश्किल 2 घंटे यहाँ पर लाइट आती है, ये यहाँ के अवाम का कहना है। और चूंकि मैं तो दरमियान में इनकी मौजूद हूँ, इसी तरह से स्कर्दू भी चूंकि एक बहुत बड़ा हम कहेंगे इस रीजन का हेडक्वार्टर माना जाता है, तो यहाँ भी लाइट की सेम सिचुएशन है, सेम सूरत हाल है। अब देखिए ना, वहां पे हाइड्रो जो पावर है इसकी बहुत गुंजाइश है इन एरिया में। चश्मों के ऊपर आप लगा सकते हैं और आसान से थोड़े पैसों के साथ ही चल सकता है। और देहात की सतह पे, देहात के एक आप बना के झुरमट वहां पे उनको एक कॉमन दे सकते हैं ग्रिड। कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त थे, वो वहां पे गए तो उन्होंने देखा, ये कुछ 10-15 साल की बात है, तो उन्होंने वहां पे देखा कि एक जगह पे छोटा सा यूनिट लगा हुआ है चश्मे के ऊपर, और उन्होंने पूछा मकामी जो दोस्त थे उनके, उन्होंने कहा कितने पैसों में ये लगा? उन्होंने कहा 40 लाख में, और 1 मेगावाट यहाँ से पैदा हो। उन्होंने कहा कि फिर तो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में तो बेशुमार ऐसे चश्मे हैं, तो ये तो बहुत पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो वो जिम्मेदार आदमी थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, बड़े अहदे पे थे। उन्होंने एक सरकारी जो अफसर थे सेक्रेटरी लेवल के, उनसे बात की कि ये क्यों नहीं आप कर रहे? उन्होंने कहा जी कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो तेल में इनके बिजनेस से रिलेटेड है, और उनकी शराइत होती है कि आप हाइड्रो के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कम से कम रखें।
क्योंकि फिर उनका वो तेल बिकना बंद हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं जब हम उनसे मुआहदे करते हैं कर्जों की शक्ल में या कुछ और किस्म के, तो कहीं ना कहीं उनकी दैली शिकें जो होती हैं वो हम पे पाबंदियां लगा देती हैं जो कभी भी आवाम के साथ कम्युनिकेट नहीं की जाती। तो वहां पे हम साहब ये जो बेसिक सहूलियात पहुंचानी है उस पे भी बाहर से डिक्टेशंस हैं। जी बिल्कुल, उसमें भी लिमिटेशंस है। अगर ये ना करें तो मेरा नहीं ख्याल कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बिजली देना कोई इतना मुश्किल काम है। ये बहुत आसान काम है क्योंकि रिसोर्सेज वहां उन लोगों के पास अपने मौजूद हैं। आपने सिर्फ उसे मैनेज करना है और थोड़े से फंड्स के साथ। तो अभी वो जैसे बात हो रही थी, बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम अपना जियाला वजीरियाला लाएंगे, नून लीग जो है वो भी बड़ी पूरी उम्मीद है कि हम लेके आएंगे। खैर तहरीक इंसाफ वो बेचारी पोजीशन में नहीं है कि क्लेम कर सके, वो तो यही कह रही कि हम मुफाहमत करेंगे, ये नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो भी पार्टी वहां पे इक़्तिदार में आए, जिस तरह से भी, अब हम उसमें कोई ऐसा रोल, हमारे पास फोर्स तो नहीं, हम तो रायमा बना सकते हैं, इससे ज्यादा का किरदार हमारा नहीं है। तो हम तो गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट के साथ कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की भी महरूमियां हैं और इन वहां की जो यूथ है उनकी भी महरूमियां उसी तरह से है जैसे बलोचिस्तान में आप देखते हैं, जैसे पंजाब में देखते हैं दूर दराज के इलाकों में, जैसे सिंध के दूर दराज के इलाकों के नौजवानों में है। तो ये बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं, इनके अगर डेवलपमेंट का हम एक फ्रेमवर्क बना दें और उसमें जाहिर है आप CPEC का जो रूट है उसको भी पेश नजर रखें। वहां पे हमें जिन नई स्किल्स की जरूरत है वो पेश नजर रखें, इन इलाकों के लोगों को वो स्किल्स। ठीक है अशरफ साहब, आप तो सजेशन दे रहे हैं कि भाई ये काम होने चाहिए, बट द क्वेश्चन इज कि भाई ये काम करेगा कौन? और अगेन यही सियासी जमातें यहाँ पर भी मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जो इस वक्त हम पेट्रोल में देख रहे हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं मांडला साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। मांडला साहब फरमाइएगा, यहाँ भी तहरीक इंसाफ के साथ वही रवैया अख्तियार किया गया जो कि हमने फेडरल में देखा, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना होने की वजह से वही निशानात, जो निशान उनका था इंतखाबी निशान, उसे महरूम रखना, और फिर उसके बाद की दुश्वारियां। फरमाइएगा कि आपको क्या तज्जिया है इसके ऊपर? देखिए महवश, ये तो तारीख बताती है कि जैसे हालात चल रहे हैं, अगर प्रीवियस माजी को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि PTI बहुत बेहतर है पिछले अदवार से। उसकी वजह कि जब ज़िया का दौर था तो कहीं पीपल पार्टी किसी एक ज़िले में किसी हुकूमत उसकी देखी किसी ने, या मुशर्रफ का दौर था तो कहीं नून लीग की हुकूमत आप लोगों ने देखी। तो मेरा ख्याल है ये तमाम जमातें ये देख रही हैं कि इतनी सख्तियों के बावजूद और वाम का इतना इंटैक्ट रहना और अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहना, उसके से हर चीज़ छीन लेनी, उसके इंतखाबी निशान क्या हों, उनकी लीडरशिप के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना हों। तो मेरा ख्याल है अभी ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में अगर माजी को देखें तो इनका तो निशान नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन चूँकि अवाम की अक्सरियत की जो है उनके साथ अटैचमेंट वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत कुछ करने के बावजूद भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो मेरा ख्याल जैसे वो खुद ही ये वज़ीर इनके क्या है ख्वाजा आसफ, उसने कहा कि हाइब्रिड निज़ाम है, तो हाइब्रिड निज़ाम में फिर उसको सियासत का नाम भी देना और इलेक्शन का नाम भी देना, मेरा है ये अजीब सी एक बातें हैं। ये एक वक़्त होता है, उस वक़्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर भी होती हैं पार्टीज के लिए। कहीं मानव साहब ये बताए ना, आपने कहा कि भाई ये जुल्म ज़्यादतियां यकीनन GB में भी मौजूद हैं, तो GB में तो वही कानून है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ही तो PTI को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया कि उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला और दीगर इश्यूज निकल आए थे। तो इसी तरह से अगर वहां नहीं मिला तो यहाँ भी नहीं मिलेगा ना, यहाँ अलग ज्यादती तो नहीं हुई। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अवाम जब तक अटैच रहेगी इस पार्टी के साथ, उनके निशानात भी छीने जाएंगे, उनके ऊपर सख्तियाँ भी की जाएंगी। उस वक्त तक जब तक इलेक्शन करवाने वालों को जो यकीन दहानी ना हो जाए कि अभी अवाम वोट इनको नहीं देगी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी उनको मिल जाएगा, निशानात भी मिल जाएंगे, वो कैंपेन की भी उनको आज़ादी होगी। अभी चूँकि अवाम उनके साथ है तो अवाम हट ही नहीं रही। जब हट ही नहीं रही है तो वो तमाम वो हरबे इस्तेमाल करेंगे ताकत के, जबर के, ताकि अवाम GB में भी अक्सरियत PTI की है, आप समझते हैं? नहीं, वो तो बयानी के साथ है ना दुनिया। वह भी तो वो जब कर रहे हैं सर्वे लोग, अभी सोशल मीडिया के ऊपर तो सारी चीज़ें आ रही हैं,
तो हम तो बिल्कुल भी है उनके साथ अटैचमेंट उनकी अपनी जगह पे है। लेकिन चूँकि ये आज की बात नहीं है कि अगर ये ना भी हो तो मेरा ख्याल है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, GB हो या इसमें आज़ाद कश्मीर हो, तो मेरा है कि वहाँ हुकूमतें उसी पार्टी की मूवमेंट बनती हैं। लेकिन चूँकि अभी इलेक्शन के ऊपर इतना प्रेशर दे रहे ना, किसी पार्टी को जो है वो कंपेन करने का मौका नहीं देना, उनसे नशा था। मेरा ख्याल है कि ये उस पार्टी के साथ ज्यादती नहीं है, ये वोटर के साथ ज्यादती है, क्योंकि इलेक्शन में वोटर जाकर वोट डालता है, ये उसको राइट है कि वो आज़ादाना अपनी मर्जी से अपनी सोच समझ के साथ वो किसी भी लीडर को अपना जाके वोट दे। मेरा ख्याल कि ये समझते हैं कि PTI हो या नून हो या PP हो, ये उन पार्टीज़ के साथ ज्यादती होती, पार्टी नहीं, ये तो इंडिविजुअल उस बंदे के पास जो है ना वो उससे ज्यादती है, जिसको ये आयन कानून जो है इख्तियार देता है कि 5 साल के बाद आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो किसी भी लीडर को जाके वोट दे। और ये एक कौमी अमानत होती है, और इमानत के मुताबिक मतलब जो है ना अल्लाह सुब्हान ताला का कुरान में फरमाना, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम इमानतें अहल लोगों के सुपुर्द करो। मेरा ख्याल है कि ये कौमी अमानत है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जो गवर्नमेंट के अदारे होते हैं, इलेक्शन कमीशन होता है या लोकल जो इंतज़ामिया होती है, वो उनकी ये ड्यूटी और फ़र्ज़ होना चाहिए कि भाई हर पाकिस्तानी या हर शहरी को ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड, पार्टी का नाम नहीं है, वो अवामो नास को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दें कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी मानत जो है ना वो जिसको वो चाहें, वो जो PTI को बेहतर समझते हैं वो नून लीग को बेहतर समझते हैं, या वो पीपल पार्टी को बेहतर समझते हैं, किसी और दूसरी पार्टी को बेहतर समझते हैं। मेरा उनको वोट डालने का जो है ना आज़ादाना जो है ना वो हक उनको मिलना चाहिए, जो कि वो पाकिस्तान में अभी नहीं है। वो हालात सारी दुनिया देख रही है। तो मेरा ख्याल कि जब वक्त गुजर जाएगा फिर आगे को और आएगा निज़ाम। तो मेरा अभी तो वो तकरीरें भी करते हैं। जो हालात हैं जो जमहूरियत ने जो बिलखसूस 2 पार्टीज़ ने अवाम के साथ किया है कई दहाइयों से, मेरा ख्याल है कि पंजाब में हुकूमत किन की रही, सिंध में किन की रही, और वहाँ के अवाम के हालात देख लें, वहाँ के इंस्टीट्यूशन का हालात देख लें। यानी कि जिस मुल्क में अभी तो वो निज़ाम ही ऐसा बना दिया ना कि आईनी अमेंडमेंट तरमीम, उसके बाद यहाँ डील होती है, सौदे होते हैं पार्टीज़ को ले दे करके, आपको ये वजारत मिलेगी, आपको ये मिलेगी, आप ये कर दें, आप ये कर दें। वो सारे आयन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। अभी क्या है, अभी निज़ाम चलाना है, जैसे तैसे करके उन्होंने जो है बंदे पकड़ दिए। तो हम तो कई दफ़ा पहले कह चुके थे कि ये निज़ाम जो है ना अगर इस तरह का इलेक्शन करवाने हैं जैसे मुल्क में अभी हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल इसका फ़ायदा कोई नहीं है। ऐसे पैसों का ज़िया है, वह मुनासा आपस में जो है ना वो दस्तों गिरबाँ और गली मोहल्लों में नाराज़गी हैं, रिश्तेदारों में मसले मसाइल, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं। वैसे ही जो है ना वो अनाउंसमेंट कर दी जाए, कहाँ भाई ये हल्का जो है ना फलां पार्टी को दे दिया या फलां को दे दिया। अभी तो सूरत हाल इसी तरह की नज़र आ रही है। अगर इलेक्शन कराने हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो उसके लिए आपको फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो कराने पड़ेंगे। अवाम नास को ये बिल्कुल आज़ादाना ये हक देना पड़ेगा कि वो अपनी मर्ज़ी से जिस लीडर को चाहें उसका इंतखाब करें, और जिसको वोट मिले वो आकर हुक्मरानी करे, और फिर जाके कोई निज़ाम बेहतर बनेगा, फिर मुल्क की मफाद के लिए, अवामी मफाद के लिए। अभी चूँकि अवामी मफाद जो है ना वो निकल चुका है, तो उसकी वजह जी जोसेफ साहब फरमाइएगा, कश्मीर और GB में इलेक्शन फेडरल के साथ नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर वही पार्टियां हैं जो कि इस वक्त फेडरल में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महविश। बहुत ज़रूरी है एक बात समझना कि जो पाकिस्तान है, यानी 4 सूबों वाला पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब वगैरह, यहाँ आप पिछले 70-75 साल की जो तारीख है उसमें जो भी हमारी जमहूरियत और वफाकियत की जो सूरत हाल रही है, वो जाहिर है हम सब पाकिस्तानी हैं और हम कोई मुतनाज़ा पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर ये इस हवाले से हसास इलाके हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुतनाज़ा हैं, और इनके मुस्तकबिल का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में होना है। हमारा सरकारी मौक़िफ़ यह है कि हम कश्मीरी लोगों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत करते हैं, और कश्मीरियों को हक़ है कि वो ये फैसला करें। और कश्मीरी जब हम कहते हैं तो इसमें गिलगित बल्तिस्तान ऑटोमेटिकली शामिल होता है, चाहे हमारे GB के दोस्त इसको पसंद ना करें। तो चले, मैं अपने दोस्तों के GB के दोस्तों के लिए ये कह रहा हूं कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का हक़ खुद इरादियत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सतून है, और यही हमारा नारा है, और इसी के साथ हम पिछले 75-80 साल से अपनी खारजा पॉलिसी चला रहे हैं।
लेकिन अगर खुद कश्मीरी जो पाकिस्तान की आजाद जम्मू कश्मीर के कश्मीरी हैं या गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदे अपने अपने इलाके में होने वाले इंतखाबात में ये सोचने लगे कि यहाँ दाखिली सतह पर भी एक छोटी असम्बली के लिए भी अगर उन्हें हक़ खुद इरादियत नहीं मिल रहा या वो जिसको पसंद करते हैं वो बैलेट में नहीं आता, वो हुकूमत में नहीं आता, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें कश्मीरियों और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ वो सलूक नहीं करना जो आप आम पाकिस्तानी के साथ कर रहे हैं। एक ही छड़ी के साथ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मत हांकें। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ, पाकिस्तान के ख्वाब के साथ और पाकिस्तान के आइडिया के साथ अपना आप जोड़ा हुआ है। खास तौर पर जीबी के लोग, जिन लोगों ने डोगरा हुकूमत को खत्म करके जीबी की चाबियां कायदे आजम के हवाले की थी। मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन लोग गिलगित बल्तिस्तान के हैं। ऐसे लोगों की कदर की जानी चाहिए। ये लोग ना सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है बल्कि पाकिस्तान की मईशत है। हमारा अगर मुस्तकबिल सीपैक से जुड़ा है, सीपैक कहां से गुजर के जाएगा? चीन के साथ हमारा जो सरहद लगती है वो कौन से खित्ते की लगती है? तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ ऐसा ना करें। उन्हें उनके वोट का हक दें, उन्हें उनका हक के खुद इरादियत दें और वो जिसको चाहें वोट दें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तान में जो किसी भी सियासी जमात के साथ है और वो सियासी जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है, वो कोई गद्दार है या खुदा ना खास्ता वतन फिरोश है। कोई अगर वतन फिरोश है तो उसके जो हकायक हैं और जो उसके राज हैं, जो उसके सबूत हैं, वो अवाम के सामने रखें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अवाम को अपनी मन मर्जी के मुताबिक वोट देने दें। इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी में पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी है, इसी में पाकिस्तान के कश्मीर के मुकदमे की बेहतरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसका ख्याल रखा जाए और पाकिस्तान के नेशनल टीवी से ये आवाज जाना बहुत जरूरी है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के सियासी हुकूक के साथ हैं, हम उनके आईनी हुकूक के साथ हैं और हम उनकी हक खुद इरादियत के साथ खड़े हैं। वो जिसे चाहें वोट दें, जिसे चाहें अपनी असम्बली में लाएं, जिसे चाहें अपना वजीर आला बनाएं। उनके साथ वो तमाशा नहीं होना चाहिए जो बाकी पाकिस्तान में पिछले 80 साल से चल रहा है। चलो जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।